This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी हैं, बीएचबी के हेड हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज पर और 5 शू पॉइंट पर। कल भी चर्चा करेंगे उस पर, कल या जो भी अन्य दिन होगा उसमें चर्चा करेंगे। आज हम लोग अभी 2 क्लासेस से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कमलेश कुमार तिवारी जी के साथ ब्लड पर। तो आज वो समापन है, तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूं पुनः, और मुझे शेयर करना नहीं है, वो शेयर कर क्लास उनको हैंड ओवर कर। सर को प्रणाम और साथियों को भी प्रणाम। जैसा सर ने बोला कि ब्लड जो चैप्टर उस पर हम लोग कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, तो 2 दिन हुआ है, तो आज जो अपने बुक के हिसाब से बचा हुआ है उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन विजुअल है सर? हो रहा शेयर हो रहा। आज के पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो ब्लड के मुख्य रूप से 3 सेल्स हैं जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो 2 की चर्चा हम लोग किए थे। ल्यूकोसाइट में थोड़ा सा और एक चर्चा करने के लिए था। एक्चुअली आरबीसी क्या है कि ट्रांसफर करता है एनर्जी को, मतलब ऑक्सीजन ले जाता है, न्यूट्रिशंस ले जाता है, बाकी चीजें ले जाता है, सेल्स को देता है। और जो ये ल्यूकोसाइट क्या है, डिफेंस सिस्टम है, बॉडी को रोगों से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास है। ये बाहर से आने वाले जो भी वायरस, बैक्टीरिया है उनको किल करता है और ये इस पर काम करता है। तो एक हम लोगों ने कल पढ़ा था एक लिम्फोसाइट। जैसा हम लोगों ने बोला था कि न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल ये बनते हैं खून मैरो में, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये जो है लिम्फ नोड्स में बनते हैं, और इनको बनने में 15 दिन के आसपास का समय लगता है। तो इसीलिए जब भी हम लोगों ने कल ये चर्चा किया था कि न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा है, जब भी कोई हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये देखते हैं कि डॉक्टर बीमारी की अवस्था में कई बार ये टीएलसी चेक कर रहा था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, और वो डीएलसी भी कर रहा था, मतलब डिफरेंशियल, मतलब ये जो 5 तत्व है एलिमेंट, मतलब 5 तरह के जो ये ल्यूकोसाइट है इनको चेक कराता है, और यहाँ से वो तय कर पाता है कि एक्यूट डिजीज है या ये क्रोनिक है, मतलब लंबे समय से आ रहा है या अभी आया। और न्यूट्रोफिल के परसेंटेज देख के जानने की कोशिश करता लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जैसा हम लोग बोले थे कि इसको ये क्या है, बोन है, गस्ती दल का ये बोन है, बैकबोन है, यानी जो ये डिफेंस सिस्टम है उसका बैकबोन है लिम्फोसाइट। तो एक ये कि कैसा है, हम लोग लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के नाम से 2 है, इनको हम लोग जानते हैं। जब भी बच्चा इंट्रायूरेटाइन मींस कि पेट मां के गर्भ में रहता है, उसी समय उसके बोन मैरो से लिम्फोसाइट जो बना हुआ रहता है बोन मैरो से, वो क्या करता है, वहां से निकलता है और वो कहा जाता है थाइमस ग्लैंड और लीवर दोनों के पास पहुंच जाता है। ये सारी चीजें है नेचुरल बॉडी के डिफेंस एक्टिविटी है, माने बॉडी अपनी डिफेंस एक्टिविटी खुद करती है। तो इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ है, मैंने इन पेट गर्भ में, यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनता है और वो कहा जाता है थाइमस ग्लैंड में और लीवर में, ये दोनों में चला जाता है। वहां जाने के बाद क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होती है ये लिम्फोसाइट
सेंसिटाइज होते हैं अलग अलग, लीवर में अलग और थाइमस ग्लैंड में अलग, और होकर जो थाइमस ग्लैंड से सेंसिटाइज होता है वो टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, और जो लीवर से होता है वो बी लिम्फोसाइट है। तो ये एक्टिविटी इनसाइड माने पेट में हो जाती है और माँ के गर्भ में मीन्स, और थाइमस ग्लैंड और लीवर की यहाँ पे भूमिका है, क्योंकि ये दोनों सेंसिटाइज करता है लिम्फोसाइट को, और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये वापस जब सेंसिटाइज हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बोन मैरो में भी जाते हैं, लिम्फ नोड में भी सेटल होते हैं। हम लोग बोले थे कि ये लिम्फ नोड में बनते हैं लिम्फोसाइट, लेकिन बोन मैरो की भी भूमिका है। तो ये लिम्फ नोड में और बोन मैरो में सेटल होते हैं, माने सेंसिटाइज होने के बाद यहाँ सेटल होते हैं, और क्या करते हैं, पूरी लाइफ जितना भी ह्यूमन लाइफ है उस लाइफ में ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज क्या था, जो भी एंटीजन आया है उसको किल करने का काम एंटीबॉडी करती है। बाहर से जो भी दुश्मन आ गया, बॉडी में प्रवेश किया, उससे जो लड़ेगा उसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, और जो बाहर से आता है वो एंटीजन कहा जाता है। दोनों ही प्रोटीन है, तो बनाएगा कौन, तो ये जो सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स हैं जो लिम्फ नोड या बोन मैरो में सेटल हैं, वो एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगे, और ये एंटीबॉडी लड़ती है दुश्मन से जो शरीर में आए हुए। शरीर में क्या आता है, वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, या अमीबा, जैसा हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ये मुख्य रूप से है। तो ये तीनों बॉडी में आते हैं एंटीजन के फॉर्म में। आते हैं तो कहाँ रहते हैं, जो हमारे शरीर में आते हैं तो या तो हमारे किसी सेल में चले जाएंगे या शरीर के फ्लूइड में चले जाएंगे। शरीर में, सेल में या फ्लूइड में, कहीं भी जा सकते हैं, दोनों जगह। तो ये दोनों को किल करने के लिए अलग अलग जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो अलग अलग लिम्फोसाइट होगा, बी बनाएगा या टी बनाएगा। तो ये जानना कि कौन बनाता है। तो ये देखिए, जो एंटीजन है ये अगर बॉडी फ्लूइड में गया है तो वहां पर जो माइक्रोफेज है वो उनको इंगल्फ कर लेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और लिम्फ नोड्स और बोन मैरो को देगा, और उस आधार पे वो एंटीबॉडी बनाएगा और आके वो फाइट करेगा। वो एंटीबॉडी बना के ब्लड में भेज देगा। ये ध्यान से देखिए इसको, क्या होगा अगर कोई एंटीजन शरीर में आता है तो क्या होगा, जो माइक्रोफेज है ब्लड में उस एंटीजन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और ये कहा लिम्फ नोड और बोन मैरो को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा कि भाई ऐसा एक एंटीबॉडी शरीर में आया हुआ है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम लिम्फ नोड करता है, टी लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट जो लिम्फ नोड से ही बनता है, तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बना के ब्लड में भेज देगा, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ब्लड में रहेगा, और जो ब्लड में हम लोग पीछे पढ़े थे गामा ग्लोबुलिन, उनके साथ मिलके ये जो लिम्फोसाइट है रक्त में गामा ग्लोबुलिन से मिलके एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी दो तरह की होगी। एंटीबॉडी पैदा करने के लिए आएगा कौन, लिम्फोसाइट आएगा, और वो गामा ग्लोबुलिन के साथ मिलके एंटीबॉडी बनाएगा। माने एंटीबॉडी बनाएगा लिम्फोसाइट, लेकिन वो हेल्प किसकी लेगा, गामा ग्लोबुलिन की। और एंटीबॉडी दो तरह की होगी, कैसी होगी, एक टी लिम्फोसाइट से बनेगा और एक बी लिम्फोसाइट से बनेगा। टी लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड से सेंसिटाइज हुई है, और बी लिम्फोसाइट जो लीवर से सेंसिटाइज हुई है। तो जो भी एंटीजन सेल में घुसेगा उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा टी लिम्फोसाइट। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जो बैक्टीरिया सेल बाहर से जो फॉरेन मटेरियल आएगा एंटीबॉडी, उस वो अगर सेल में जाता है तो उसको किल करने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी, जो टी लिम्फोसाइट बनाएगा, वो टी लिम्फोसाइट से बनेगी। एंटीबॉडी बनेगी लिम्फोसाइट गामा ग्लोबुलिन के साथ मिलके बनाएगा, और टी लिम्फोसाइट बनाएगा जो सेल में दुश्मन घुसा हुआ है। इसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, क्योंकि सेल में घुसे हुए बैक्टीरिया को किल करता है ये एंटीबॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने पर एंटीबॉडीज का जन्म होता है। दूसरा है बी लिम्फोसाइट जो लीवर से सेंसिटाइज हुआ है,
तो ये बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाएगा वो बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें घुसे हुए एंटीजन जो बाहर से आया हुआ है दुश्मन, उसको किल करेगा। तो लीवर वाला जो बनाएगा वो फ्लूइड से किल हो, फ्लूइड में बटे हुए दुश्मन को किल करेगा। बी लिम्फोसाइट बनाएगा वो एंटीबॉडी, बनाएगा किसके साथ? तो वो गामा ग्लोबुलिन के साथ मिलकर एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी एंटीजन को किल करता है। एंटीजन माने बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया, माने जो बाहर से आया हुआ है वो एंटीजन है और उससे फाइट करेगा एंटीबॉडी। तो लीवर वाला क्या करेगा? फ्लूइड में बैठे हुए दुश्मन को किल करेगा, लीवर से बना हुआ लिम्फोसाइट ऐसा एंटीबॉडी बनाएगा। और थाइमस ग्लैंड से जो बना होगा एंटीबॉडी वो किल करेगा सेलुलर, सेल में बैठे हुए, तो इसीलिए उसको सेलुलर इम्यूनिटी बोलेंगे। और जो लिक्विड से होगा इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन VCG जो वैक्सीन है वो शरीर के तरल में एंटीबॉडी डेवलप करता है। एग्जैक्टली जो भी हम वैक्सीन देते हैं ना वो भी एंटीजन होता है। जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगता है, नए बच्चे को, किसी को भी, तो वैक्सीन का मतलब है कि ये वो फॉरेन मटेरियल बॉडी में डाल दिया जाता है जो शरीर को नुकसान नहीं करेगा। और वो कैसा होता है? जो ये वैक्सीन है उसमें डेड या अबाउट टू डेड जो बैक्टीरिया होगा वो डाल देते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए। वैक्सीनेशन का मतलब है कि हम बॉडी में फॉरेन मटेरियल जो एंटीजन है वो डाल देते हैं। वो कैसा डालते हैं? या तो वो डेड है या अबाउट टू डेड है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो जो शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में बैठे हुए जो ये माइक्रो इनगल्फ कर लेते हैं जो माइक्रोफेज, ये जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये माइक्रोफेजेस, ये इंफॉर्मेशन देते हैं इसका वैक्सीन का कि एक बैक्टीरिया आया हुआ है बाहर से, कोई भी फॉरेन मटेरियल, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शरीर बना देती है 15 दिन में। इसीलिए क्योंकि फिर जब ओरिजिनल में जब वो आएगा, ओरिजिनल में जैसे ये आप BCG का टीका दिया तो ओरिजिनल में अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उसके पास ऑलरेडी उसको पहचानने वाला एंटीबॉडी है, तो वो तुरंत किल कर देगा, वेट नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कोई नया आएगा जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए 15 दिन का समय होगा। तो 15 दिन शरीर को बहुत तकलीफ होगी, सरवाइव करेगा नहीं करेगा। इसीलिए हम शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करते हैं वैक्सीन देके, क्योंकि जो कॉमन बीमारी है जो पता है, इसीलिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। क्योंकि जब वो ओरिजिनली में आएगा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एंटीजन, तो हमारी बॉडी के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहले से रहेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रखेगा, तो उस फॉरेन मटेरियल को जो एंटीजन है उसको वो किल करने में सक्षम होगा, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर अननोन है तो उसकी एंटीबॉडी बनाने में इट विल टेक मोर देन 2 वीक, तो ये दिक्कत हो जाएगी। नया बैक्टीरिया जब भी आएगा, वायरस बैक्टीरिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ये है कि ये कहाँ से बने हैं? लीवर से बनेंगे और थाइमस ग्लैंड से बने हैं। और ये कब बने थे? पेट में बने थे, माँ के पेट में, गर्भ में, और वहीं पर सेंसिटाइज होकर ये रहते हैं। तो ये था लिम्फोसाइट के लिए कि ये कैसे एंटीबॉडी बनते हैं। तो ये वो खत्म हो गया। अब हम लोग ब्लड जो है ना, ब्लड ग्रुप की कुछ बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोग ह्यूमन है इनका ब्लड ग्रुप, क्योंकि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए सेम मैचिंग का ब्लड नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको जानते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं कि ये कैसे। ये देखिए, जो इरिथ्रोसाइट मींस RBC, इरिथ्रोसाइट जो है RBC है, क्या एक सेल है? इसकी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन चिपका रहता है, एग्लूटिनोजेन। क्या होता है? सेल के बाहरी सतह पे, जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी बाहरी सतह पे एक प्रोटीन चिपका रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसको बोलते हैं एग्लूटिनोजेन। और ये 2 तरह का होता है, A और B। A और B कैसा होता है हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? सेल पे है, और सेल चीज प्लाज्मा में मूव कर रहा होगा। प्लाज्मा या सीरम हम लोग जो बोले,
तो अगर सीरम में या प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिए, आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, उसके सेल मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी, और इसको एंटीजन बोला जाएगा। आप इसको एंटीजन भी बोल सकते हैं। जो एग्लूटिनोजन है ये एंटीजन की तरह है, माने ए और बी, दैट इज कैपिटल लेटर। और जो सीरम है या प्लाज्मा है, इसमें जो उसके काउंटर पार्ट में प्रोटीन उपलब्ध है, एग्लूटिनिन, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। क्या है? अल्फा और बीटा के फॉर्म में। ये जो एग्लूटिनोजन है, एग्लूटिनिन है, ये ब्लड में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको समझिए, दो चीजें हैं, एक प्लाज्मा है या सीरम बोलिए, और दूसरा रेड ब्लड सेल है। ये जो प्लाज्मा है, इसमें एग्लूटिनिन है, और जो आरबीसी है उस पे एग्लूटिनोजन है। ये दोनों ही प्रोटीन है। इनका एक शेप देखिए, एक साथ रहना और नहीं रहना कैसे, एक पिक्चर देखिए। ये एक पिक्चर है, दिख रही है? जी सर। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। ब्लड में प्लाज्मा है और आरबीसी है, वहां अल्फा बीटा से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी स्मॉल में लिखा हुआ, कैपिटल ए भी तो वही है, लेकिन स्मॉल ए भी लिखा हुआ है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। लेकिन आरबीसी पर जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक एंटीजन है, एग्लूटिनोजन, वो ए और बी के रूप में है। और जो प्लाज्मा में, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी है, जिसको वहां पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ए बी जी स्मॉल में लिखा हुआ, वो अल्फा बीटा वहां पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली इस पर बहुत चर्चा इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों के लिए। हमको जानना है कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल, इनका डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग की क्या चीज है। आरबीसी के ऊपर जो है एक शेप बना होगा। कैसा शेप बना होगा? आप देखिए, ये ए वाला, यहां जहां ग्रुप ए लिखा है, इसमें जो ए है सर्कुलर, इसके ऊपर त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ए ऐसे ही लिखेंगे, बीच में एक लाइन हो सकती है, वो लाइन नहीं है, तो ये शेप है। ग्रुप ए जहां लिखा हुआ है, यहां जो सर्कुलर है, इस सर्किल के बाहर आप देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, यही एग्लूटिनोजन है। ये ए लिखा है का मतलब ये है कि ये ए शेप का है, बस वो एक कट नहीं है, तो ए शेप का है। ट्रायंगुलर शेप को आप देखेंगे तो ए भी उसी ट्रायंगल के शेप में होता है। तो इस आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसका शेप एक है ट्रायंगुलर, उसको ए बोल रहे हैं क्योंकि बी से कटने की बात नहीं है, तो ये ए शेप का है। दूसरी चीज, आप दूसरा देखेंगे ग्रुप बी में बगल में, तो जो ये सेल है जहां ग्रुप बी लिखा हुआ, उसके नीचे देखेंगे तो इसी के बाहर एक, अगर बी देखेंगे तो बी सेमी सर्किल होता है, तो ये सेमी सर्किल बना हुआ है। ए बी क्यों रखा गया उधर हम नहीं आएंगे, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ए बी को कैसे समझे। तो ये जो बी लिखा हुआ है, ग्रुप बी जहां पे, इसमें आप देखेंगे कि सेल के बाहर जो प्रोटीन है वो सेमी सर्किल है, जो बी का आधा पोर्शन है। माने बी को डिनोट करता है क्योंकि बी का सेमी सर्कुलर शेप इसके बाहर पाया जाता है। ये आरबीसी है, जहां बी लिखा हुआ, जिसके बाद सेमी सर्कुलर शेप है, ये बी। और ग्रुप ए में जहां ए लिखा हुआ है, इसके बाहर ये क्रसर चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? जी सर। क्रसर चल रहा है ना? चल रहा ठीक चल है। रहा तो ग्रुप ए में ट्रायंगुलर है, ये ए शेप में है, और ग्रुप में सेमी सर्कुलर है, तो ये इस शेप का है। तो इसको बी बोला गया और इसको ए बोला गया। जो ये आरबीसी है, ध्यान रखिएगा, क्या है? आरबीसी है, और इस पे जो प्रोटीन है उसका शेप ये है,
इसको ए और बी बोला। अब ये रहता क्या है, प्लाज्मा में रहता है। तो प्लाज्मा अगर आप देखेंगे यहां पर जो एंटीबॉडी जिस पे रहती है, इसमें क्या है कि प्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह बना होता है। अगर एक को यहां देखेंगे ग्रुप ए में एक्सपेंड किया हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो इसका एंड में बना हुआ है वो सेमी सर्कुलर बना है, बी में सर्कुलर बनना है। तो एंटीबॉडी बी जो है, जो एक ब्रांच को बताई गई है, वो सेमी सर्कुलर है। दोनों ही आरबीसी कहां रहेगा, ब्लड सेल में रहेगा, प्लाज्मा के अंदर रहेगा। आप सीरम बोल लीजिए, प्लाज्मा के अंदर रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा और सीरम में इतना अंतर है, वो फाइब्रोनोजन निकाल लेते हैं तो उसको सीरम बोलने लगते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है आरबीसी इसमें रहेगा। तो जब भी ये मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल है। जैसे चाय पत्ती, अब चाय बनाते हैं तो चाय के जो चाय पत्ती और दूध, जो चाय का बाकी पोर्शन है लिक्विड फॉर्म, वो सस्पेंडेड वैसे घूमता रहता है। वैसे ही ये ए जो टोटल प्लाज्मा है उसके अंदर घूमता रहता है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, हर्ट के कारण मूवमेंट है, वो प्रेशर से मूव करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो इसका शेप देखिए, ए का जो शेप है ट्रायंगुलर, और जो बी एंटीबॉडी है इसका एंड में सेमी सर्कुलर है। तो ये जब भी इसमें टच करेगा, मतलब ये किनारा अगर इसमें टच करेगा, तो वो जाके वहां फंसेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए का जो ए बना हुआ पोर्शन है, जो ट्रायंगुलर का शेप, अगर ये गलती से इसके अंदर यहाँ पे प्रवेश कर गया तो ये सेमी सर्कुलर है, ये इसमें फंसेगा नहीं, इसमें मूव करता हुआ आपस में टकराता हुआ आगे निकल जाएगा। तो ए जो बी टाइप के, स्मॉल बी टाइप के एंटीबॉडी के साथ रहता है, तो ये चिपकता नहीं है, माने इनमें आपस में चिपकने की टेंडेंसी नहीं होती है। और बी में देखिए, बी में सेमी सर्कुलर रेड ब्लड सेल पे है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा, उसमें ये ट्रायंगुलर है। तो जब ये सर्किल इस ट्रायंगल में जाएगा तो यहां नहीं चिपकेगा। तो जो ए ब्लड आरबीसी है, ये बी प्लाज्मा में आराम से मूव करता है, चिपकने का नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू शेप। बी वाला देखेंगे कि बी वाला भी जब ए एंटीबॉडी में रहेगा तो ये भी नहीं चिपकेगा। लेकिन कंडीशन दूसरी देखिए कि अगर ये ए वाला स्मॉल ए एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, यहां पिक्चर नहीं बनी हुई है, हम इमेजिन कर रहे हैं, ये ए वाला जो आरबीसी है अगर ए वाला एंटीबॉडी के साथ हो जाए, क्योंकि दोनों ए टाइप का शेप बनाते हैं, तो ये जो शेप है इस खांचे में जाके फंस जाएगा और ये चिपक जाएगा, क्योंकि वो सेम शेप का है। तो मूवमेंट ए एंटीजन का ए एंटीबॉडी में नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि उसका शेप सेम है, जाके उसमें फंस जाएगा। इसलिए ग्रुप ए में ऐसा सेल होगा जिस पर ए शेप बना हो, ए शेप माने ट्रायंगुलर शेप बना हो, और एंटीबॉडी कैसी होगी प्लाज्मा की, वो सेमी सर्कुलर होगी। बी वाली, उसको बीटा बोलेंगे, वो अल्फा बीटा लिखा अपनी बुक में। तो बी माने बीटा, स्मॉल बी माने बीटा, और कैपिटल ए माने अल्फा। आप ये समझ लीजिए, हमने कहीं से पिक्चर उठाई थी। तो ए कैपिटल ए आरबीसी पर बना हुआ एंटीजन, और स्मॉल बी सेमी सर्कुलर बना हुआ एंटीबॉडी, ये आराम से ब्लड मूव करेगा, सर्कुलेट होगा आरबीसी, वो कहीं चिपकेगा नहीं। बी एंटीजन और स्मॉल ए जो अल्फा होगा अपनी बुक के हिसाब से, ये भी नहीं चिपकेगा। ये दो सेल हुए, अल्फा और बीटा। दो ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ग्रुप ए बी में क्या है, ए और बी जिसमें है, इसमें ऐसा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शेप है कि दोनों ही शेप उपलब्ध है, ए शेप भी है और सेमी सर्कुलर बी शेप भी है। ग्रुप ए बी में ये दोनों ही उपलब्ध है। ग्रुप ए में क्या उपलब्ध है, ट्रायंगल। ग्रुप बी में क्या उपलब्ध है, सेमी सर्किल। ए और बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही उपलब्ध है। इसलिए जो एपी ब्लड ग्रुप है, इसके में ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी होगी वो कोई ना कोई जाके फंस जाएगा, तो ये फंसेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, ए बी ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है, इसके आउटर में दोनों शेप होगा, ट्रायंगल एंड सेमी सर्कुलर, और इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? जी सर। क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी होगी तो फंस जाएगा। ठीक, अब ग्रुप ओ की बात करते हैं। किसको ग्रुप ओ बोलते हैं? ग्रुप ओ माने जीरो, नन। ग्रुप ओ वाला जो आरबीसी है, इसके ऊपर कोई शेप नहीं है और इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है इसके प्लाज्मा में। तो ग्रुप ओ में कोई एंटीबॉडी हो वो चल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई शेप ही नहीं है तो फंसेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसके ऊपर कोई शेप नहीं है, किसी एंटीबॉडी में वो सरवाइव कर जाएगा। क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई शेप नहीं है, और कोई शेप नहीं होने से कोई भी एंटीबॉडी होगी वहां चिपकने की टेंडेंसी जीरो होगी, और ये यूनिवर्सल डोनर है। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, प्लीज नोट। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। लेकिन थोड़ा और क्रिटिकल लेंगे तो ए बी निगेटिव यूनिवर्सल रिसीवर है। अगर ए बी प्लस माइनस करेंगे तो ए बी निगेटिव यूनिवर्सल रिसीवर है। ये रिसीवर क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है। तो जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी लगाओ वो चलेगा, उसको फंसना ही नहीं है, क्योंकि जिसमें फंसना वो चीज ही नहीं है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ग्रुप ओ के लोग, ये सही है कि गलत है मालूम नहीं, लेकिन ये संभावना बनती है कि ग्रुप के ओ के लोगों में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है और ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रुप ओ के लोग ग्रुप ए बी की तुलना में कम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है। अब ग्रुप ए बी के लोग ग्रुप ओ की तुलना में ज्यादा बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी नहीं है। जिसके पास एंटीबॉडी ज्यादा वो ज्यादा कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता है, और जिसके प्रतिरोधक क्षमता कम है वो ज्यादा बीमार पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि ये कथन सही हो, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है बायोलॉजी के टर्म में, क्योंकि ए बी वाले, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप कम मिलता है। ये क्लियर हुआ कि केस को हम लोग ए बी क्यों बोलते हैं? जी हाँ, गर्मा मैडम। हाँ ठीक है, क्लियर, बढ़िया बढ़िया से बताया। सर क्लियर। ये ए बी ओ ग्रुप क्लियर हुआ? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक वो था कि ए बी ओ ग्रुप को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्यों नहीं एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो ब्लड जाके, इसको शेप हम लोग अपनी किताब में देखेंगे। एक और चीज देख लेते हैं, ये जो एक और है कि हम लोग क्या होता है कि जो भी ब्लड ग्रुप है ना, इसमें एक फैक्टर है RH, लिखते हैं RH फैक्टर, रीसस फैक्टर। मतलब कि जब भी ब्लड से वो है, जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें लिख देता है B+ या B- ग्रुप। इसका मतलब ये है कि इसको ध्यान से किसी वैज्ञानिक ने वो नाम उस आगे वो करना है, बंदर, वो जो उनको रीसस जो बंदर होते हैं, शायद लाल चेहरे वाले बंदर को रीसस बोलते हैं। ये जो रीसस बंदर है ना, इनका ब्लड टेस्ट करने में किसी वैज्ञानिक को ये मिला था कि जब इनको हम देख रहे होते हैं तो एक अलग से शेप दिखता है। जैसे ये ए वाला शेप जो हम लोग ऊपर किए थे, ये शेप के अलावा एक इनके पास अलग से एक शेप दिखाई दिया जो इस सेल मेम्ब्रेन पर बना हुआ है। ये जो डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक अलग से शेप बना हुआ दिखाई दिया। बायोलॉजी में अगर प्लस है तो वो है, और माइनस है तो नहीं है। अगर हमने लिखा कि B+ तो मतलब वो उपलब्ध है,
और बी माइनस माने उपलब्ध नहीं है, ये मतलब है। प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब नहीं है, ये यहां पर एक मतलब है। तो अगर ये ए जहां लिखा हुआ, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके बाहर जो ये डार्क वाला ये शेप बना है, ये बंदर के कुछ ग्रुप ब्लड में देखा गया, जिसने भी देखा होगा साइंटिस्ट ने या जो भी मेडिसिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन में ए शेप के अलावा एक अलग से शेप पाया गया किसी में। कैसा? ये ऐसा एक शेप बना हुआ, ये शेप को रीसस फैक्टर बोला गया, क्योंकि रीसस के बंदरों से इसकी पहचान हुई थी। तो ये RH प्लस कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन ऐसा बना हुआ है। अगर ये प्रोटीन इस फॉर्मेट में बना हुआ है तो उसको प्लस बोला गया, मतलब ए प्लस बोला गया। इसका मतलब इसको ए प्लस बोलेंगे। ए प्लस का मतलब क्या हुआ? एक तो ए है और दूसरा उसमें ये एक RH फैक्टर जो है, ये शेप का प्रोटीन ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है, RH फैक्टर। और जैसे ये बी है, बी बना और बी में ये स्क्वायर, ये शेप काला ब्लैक वाला अवेलेबल नहीं है, ये शेप तो नहीं उपलब्ध, तो माइनस बोला गया। ये नहीं कि कोई और बात है, प्लस का मतलब है, माइनस का मतलब नहीं है। प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब नहीं है। तो ये जो सर्कुलर शेप में देखेंगे, अगर ये नॉर्मली बी है एंटीजन आरबीसी के बाहर, इसमें अगर ये ब्लैक वाला शेप उपलब्ध नहीं जो यहाँ ए में है, तो इसको बोला गया ये बी निगेटिव हुआ। ये ए प्लस हुआ, ये बी माइनस हुआ। बी माइनस का मतलब कि इसमें RH फैक्टर उपलब्ध नहीं है इसके इस एंटीजन में, माने इस सेल मेम्ब्रेन पे। और ये देखिए जैसे ये O है, O मतलब कि ए और बी वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर ये फैक्टर मिला, ये फैक्टर मिला, तो इसका मतलब कि O प्लस हुआ। और ये O में नहीं मिला तो ये O प्लस नहीं। यूनिवर्सल डोनर कैसे है वो? क्योंकि देखिए ये जब एंटीबॉडी में रहेगा तो ये जो शेप है इनमें कहीं नहीं अटकेगा, क्योंकि ये शेप इसमें जाके कोइंसाइड नहीं होगा, तो मैच नहीं करेगा, तो ये फंसेगा नहीं, तो चिपकने की टेंडेंसी नहीं होगी। इसलिए O प्लस या O या O माइनस मतलब कुछ नहीं है, O प्लस माइनस, तो ये दोनों ही केस में वो यूनिवर्सल डोनर बना, क्योंकि किसी भी एंटीबॉडी में नहीं फंसेगा, ये ध्यान रखिएगा। RH फैक्टर में भी ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए हुआ। तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर उपलब्ध है ये फैक्टर उस सेल मेम्ब्रेन पर ए के अलावा या बी के अलावा, तो प्लस हुआ, और उपलब्ध नहीं है तो माइनस हुआ। ये क्लियर हो रहा है? तो हम लोग आगे जी सर, चलते हैं। क्लियर है। मैंने RH फैक्टर क्या होता है और ए बी ब्लड ग्रुप ABO कैसे है, क्यों यूनिवर्सल डोनर है? इसी के कारण है, क्योंकि अगर O के बाहर कुछ ये है या नहीं है, ये कहीं भी डालो हो जाएगा, वो प्लाज्मा में वो चिपकेगा नहीं, चिपकने के गुण नहीं होंगे। लेकिन A और B अपने शेप के हिसाब से, जैसे यहाँ ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे A वाला इस A में जाएगा तो सेम शेप से चिपक जाएगा। इसीलिए अग्लूटिनिन और अग्लूटिनोजेन दोनों ही A या अल्फा नहीं होंगे, A के साथ बीटा चलेगा या B, और B के साथ अल्फा चलेगा। A के साथ अल्फा चलेगा तो चिपक जाएगा, और B के साथ बीटा चलेगा तो चिपक जाएगा। AB के साथ कुछ है ही नहीं है, इसलिए चिपकेगा नहीं, और O के पास कुछ नहीं है तो कोई भी चलेगा। ये चीज है ब्लड ग्रुप को पहचानने का। यही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया गया है अलग से कि अग्लूटिनोजन और अग्लूटिनिन है ना। ये हम लोग पहले से बोले थे, आपको बताए थे कि ग्लाइकोप्रोटीन को अग्लूटिनोजन बनेंगे, वही एंटीजन को, और ये अग्लूटिनिन जो है अल्फा बीटा है, जो एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी है, ब्लड सीरम में एंटीबॉडी है, और इरिथ्रोसाइट पे ये अग्लूटिनोजन है जो एंटीजन है, ये आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर, सेल के सेम मेम्ब्रेन पर मिलता है। यही यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कब चिपकेगा और कब नहीं। ट्रांसफ्यूजन के फलस्वरूप चिपकेगा मतलब यही है जो आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप है, माने अग्लूटिनिन कैपिटल ए है, और उसके साथ बीटा जो हम लोग बोले थे कि शेप डिफरेंस होगा, इसीलिए ए के साथ बीटा चलेगा
और बी के साथ अल्फा चलेगा, और ए बी है तो अग्लूटिनोजन दोनों ही है, तो इसीलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना अल्फा है ना बीटा है। और ओ है तो इसके पास अग्लूटिनोजन है ही नहीं है, तो अल्फा बीटा दोनों ही चलेगा। यही चीज को यहाँ अपने बुक में टेबुलेशन फॉर्म में बताया गया है। अग्लूटिनोजन का मतलब आरबीसी पे उपलब्ध ग्लाइकोप्रोटीन, और अग्लूटिनिन माने एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के पास, अकॉर्डिंग टू सी। इसको बोलते हैं एबीओ। इस वर्गीकरण को एबीओ सिस्टम कहते हैं, जिसके आधार पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है और किसी दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया गया तो ब्लड आपस में चिपक जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये हम लोग को क्लियर हुआ ना कि क्यों कोई ब्लड ग्रुप दूसरा नहीं चढ़ाया जाता है और क्यों चढ़ाना है? यस सर। हाँ, ये बेसिक रीजन है जो हम लोग को जानना है। अब उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि लेने वाला कौन सा होगा, नहीं होगा। अग्लूटिनेशन का मतलब है कि चिपक जाना, ठीक है। तो ए अल्फा बीटा, अगर कोई ब्लड है जिसमें ए क्या है, ए है एंटीजन आरबीसी पर और बीटा उसका प्लाज्मा है। तो अगर ये दोनों अल्फा वाले में चले जाएंगे तो ए वाला अल्फा को सूट नहीं करेगा, तो यहाँ ये चिपक जाएगा। तो जहां पे भी ये लिखा है अग्लूटिनेशन, इसका मतलब है कि वो चिपक रहा है, चिपक रहा है, क्योंकि ए के साथ अल्फा नहीं चलेगा, पहले हम लोग बात किए थे, ठीक होगा। और अगर किसी में बीटा है तो चलेगा, क्योंकि बीटा के साथ वो सर्वाइव कर रहा है। और अगर दोनों है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो अल्फा होगा वो नुकसान करेगा। और अगर हाई नहीं है अग्लूटिनिन, ये जितनी चीजें हैं ये बात कर रहा है सीरम में उपलब्ध एंटीबॉडी, इसीलिए अग्लूटिनिन माने सीरम में उपलब्ध एंटीबॉडी। ये जो चीजें हैं सीरम में उपलब्ध एंटीबॉडी की बात कर रहा है। तो हम लोग वही बोले थे कि किसके साथ कौन सा है। जैसे ए के साथ बीटा सर्वाइव करेगा और कहीं भी अल्फा होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। बी के साथ अल्फा होगा, बाकी जगह सर्वाइव नहीं करेगा। एबीओ है माने एबी सिस्टम है, तो कोई भी अल्फा बीटा मिलेगा तो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोनों से पे चिपक जाएगा, और नहीं रहेगा तो सर्वाइव करेगा। नहीं का मतलब है कि आपको ब्लड ये चढ़ाया जाएगा, और अग्लूटिनेशन माने चिपक जाएगा, वो नहीं चढ़ाना, इसलिए लिखा है। तो अग्लूटिनेशन जो शब्द लिखा है कि रोगी के लिए यह अनुपयुक्त है, ये टेबल देख के भी आप समझ सकते हैं। बाकी हम लोगों ने प्रिंसिपल समझा था कि क्यों नहीं जाना, इसीलिए बोलता है कि ए सबको ब्लड दे देगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकने के लिए, और ए भी सबका ले लेगा, क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, इसीलिए इनको। और ए बी माइनस ही एक्चुअली यूनिवर्सल रिसीवर है, ए बी प्लस यूनिवर्सल रिसीवर नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस लेवल का नहीं, इसीलिए वो सबको देगा और ए बी सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है ये हम लोग यहां समझे। इसमें एक चीज और बोल रहा है, मानव शरीर अपने अग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती। एग्लूटिनिन माने एंटीजन, नॉर्मली कोई बाहर से एंटीजन आएगा तो उसकी एंटीबॉडी बना देगी, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मानव शरीर का गुण है कि जो उसके पास एंटीजन है उसका वो एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये ऑटो इम्यूनिटी। लेकिन बाहर से कोई एंटीजन आ गया तो वो तुरंत बना देगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आरबीसी पर एंटीजन है, एग्लूटिनोजन सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाते। जो ही आप बाहर से कोई एग्लूटिनोजन देंगे, जिसको एंटीजन बोलते हैं, वो तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। कभी कभी एक स्पेशल केस में वो अपने ही एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि अपनी एंटीजन को मार देगी। ये एक अलग अपवाद है, लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है, वो अपवाद है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं। ह्यूमन का जो बॉडी है अपने में अवेलेबल ब्लड में एंटीजन, जिसको एग्लूटिनोजन बोलेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन बाहर से एग्लूटिनोजन आएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी, क्योंकि वो पहचानेंगे नहीं, बोलेगी बाहर से कोई आया हुआ, उसको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और लिम्फोसाइट के थ्रू एंटीबॉडी बना देगी, और एंटीबॉडी बनाएगी तो आप एंटीजन को मारने लगेगा, अपना ही आरबीसी खराब हो जाएगा, तो रोगी मर सकता है।
अगर अपने एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई तो रोगी मर जाएगा। क्योंकि क्या करेंगे आप, जिस आरबीसी को ही मार रही है अपनी एंटीबॉडी। ये क्लियर हो रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आरएच फैक्टर हम लोग समझते थे कि ये कैसे होता है। यहां पे एक चीज और समझना है, रीसस मंकी में पाए जाने जो ग्लूटिनोजन है, जो आपको दिखाए थे, 15% व्यक्तियों में तो अनुपस्थित है। ये कह रहा है 15% व्यक्तियों में अनुपस्थित है, बाकी में रहता है। तो आरएच प्लस या आरएस माइनस, प्लस है माने उपलब्ध है, आरएच माइनस माने उपलब्ध नहीं है। तो आरएच माइनस का रक्त आरएच प्लस को दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास नहीं है, उसको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो आरएच माइनस है उसको आरएच प्लस का ब्लड देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस पर एक शेप बना हुआ है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस बात को फिर से समझिए, एक केस में वो शेप बना हुआ है आरएच प्लस वाला, और एक शेप में केस नहीं बना हुआ है। तो नहीं बना वाला अगर आप किसी को देंगे बने वाले को, तो उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उस जो आ रहा है उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसी बॉडी है जिसके पास नहीं है, वो उसी में वो सरवाइव कर रही है, और उसमें आ गया बना हुआ, उसको वो एंटीबॉडी एंटीजन मान लेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आरएच प्लस जिसके पास है, जिससे बना हुआ है, उसको बिना बना हुआ मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम मिल रहा है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको बना वाला मिलेगा, तो आपकी बॉडी समझेगी कि एंटीजन आया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। आरएच प्लस वाले को आरएच माइनस का ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन आरएच माइनस वाले को आरएच प्लस का ब्लड नहीं दिया जा सकता है। माने बी प्लस बी माइनस को आपस में नहीं देना है। बी प्लस को बी माइनस दे सकता है, लेकिन बी माइनस को बी प्लस नहीं दे सकता है। ए माइनस को ए प्लस नहीं देगा, लेकिन ए प्लस को ए माइनस दे सकता है, क्योंकि ए माइनस के पास उपलब्ध ही नहीं है एक्स्ट्रा वाला मटेरियल जो दिक्कत करेगा। तो यहां पर ये उसको एक्स्ट्रा बना हुआ प्रोटीन एंटीजन, हम लोग बार बार बोले थे, जो ऊपर है वो क्या है? एंटीजन है। सेलुलर मेम्ब्रेन पर बना हुआ वो पदार्थ एंटीजन है। तो जब बना ही नहीं रहेगा तो बॉडी उसको एंटीजन मानेगी ही नहीं। लेकिन जब आपके पास नहीं है और आपके पास बना हुआ आ गया, तो आप उसको एंटीजन मान के एंटीबॉडी बना देगी और हीमोलिसिस हो जाएगा। हीमोलिसिस का मतलब ब्लड सेल्स मर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्लस और माइनस भी इन्हें कि बी वाले को दे देगा, नो, बी माइनस को देगा, बी माइनस बी प्लस को देगा, लेकिन बी प्लस बी माइनस को नहीं देगा। ये बी ओ सब में ये कॉमन लगेगा। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इसको कि जाने कि जब कभी ऐसा ट्रांसफ्यूजन हो तो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो तो हम जाने। एक दूसरा और चीज, जब गर्भ में भ्रूण होता है तो उसका जो आरएच फैक्टर वो पिता का मिलता है, नेचुरल ला है, ध्यान रखिए, मदर से नहीं मिलता। क्लियर हो रहा? गर्भ में जो बच्चा है उसका जो आरएच फैक्टर होगा वो पिता से मिलेगा। अगर पिता का प्लस है और मां का माइनस है तो उसका प्लस होगा। आरएच फैक्टर बच्चे को फादर से मिलता है, मदर से नहीं मिलता। इसलिए ये एक दिक्कत है कि गर्भ में बच्चा है और आरएच फैक्टर है, तो वो एक झिल्ली में रहता है गर्भ के अंदर। वो झिल्ली जब तक नहीं फटी है, जब तक बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से किसी तरह प्लेसेंटा या क्या लिखा है उसे मिलता नहीं, तब तक तो बच्चे का भला है। समझिएगा, बहुत ये केस इंपॉर्टेंट, मैंने जानना चाहिए। चूंकि माता का माइनस है और पिता का प्लस है तो बच्चे का प्लस हो गया। अब इस ब्लड को हमने पहले कहा था कि माता का माइनस इसको समझ लेगा एंटीबॉडी, एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, और वो एंटीबॉडी बना के बच्चे को किल कर देगा।
बच्चा माँ के गर्भ में मर सकता है। ये मेडिकल साइंस बहुत आगे है, इसमें बहुत सुई इंजेक्शन लगता है, क्या क्या बना हुआ है, लेकिन ये हमको इंफॉर्मेशन हम लोग जाने। इसीलिए ऐसे केस में डॉक्टर क्या करता है कि वो फटे बच्चे का जो कवरिंग है जिसमें वो रहता है, ऑपरेट करके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर डॉक्टर कर सकता है, क्योंकि वो फटे ही ना तो मां को ना मिले। लेकिन ऐसे केस में शायद पहला बच्चा बच जाए, दूसरे बच्चे में नहीं बचेंगे, दूसरे बच्चा की डेथ हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा फटने के बाद ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो पिता का प्लस और माता का माइनस होने से बड़ी प्रॉब्लम। पिता का माइनस माता का प्लस है तो नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्लस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसको एंटीजन नहीं मानेगा। लेकिन पिता के पास अगर ब्लड ग्रुप प्लस है और माता का माइनस है तो उसको एंटीजन मान के एंटीबॉडी बनवा देगा और बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। अलग अलग है, बच्चा मरा हो सकता है। क्या ये लिखा है, एक्टेरियस ग्रेविस नियोनेट नोटुरम, ये जो है पीलिया सिम्टम अलग अलग। तो ये हमको जानना है, क्योंकि ऐसे केस में डॉक्टर वो अलग अलग इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिकल साइंस वो एडवांस है। ये क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं बच्चे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो एंटीजन मान लेगा। इसीलिए बोले थे कि प्लस वाला माइनस को नहीं देगा, माइनस वाला प्लस को देगा। और पिता से RH मिलता है, ये नेचुरल लॉ है, तो ये हुआ। तो ये जानना चाहिए। ऐसे केस में शायद एक बच्चा बच जाए, सेकंड बच्चा नहीं बचेगा किसी केस में। अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, मे भी हम किसी केस सारी वो गलत है, लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर्स इससे बहुत काम करते हैं। तो ये केस हुआ ब्लड का, और इसमें एक और स्प्लीन बची हुई थी जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। स्प्लीन जो है ना, लिम्फोटाइड टिश्यू वाला एक बड़ा अंग है, और इसका लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में स्थित, स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन के फ्लेक्सर के डायरेक्ट रिलेशन में, और एडल्ट में इसका जो वजन है 150 ग्राम। आप लोग देखे होंगे पिक्चर में, लोकेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड में कर रहा है ना, ये देख रहे हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो यहाँ पे ये स्प्लीन की कंडीशन है एब्डोमिनल कैविटी के इस रीजन में अवेलेबल है। अब कहाँ पे है, स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन के फ्लेक्सर में डायरेक्ट। पिक्चर देखेंगे तो हम लोग ये करता क्या है, अभी हम लोग बहुत पढ़ते हैं स्प्लीन अपने उसमें, तो इसका छोटा सा है, वजन 150 ग्राम है, इसकी बड़ी भूमिका है। स्प्लीन माता है और लीवर पिता है, ऐसी भूमिका में माना जा सकता है स्प्लीन की भूमिका है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्प्लीन ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, मैंने भ्रूणावस्था में जब पेट में बच्चा है तब ये स्प्लीन ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। एडल्ट लाइफ में इमरजेंसी स्टेज में फिर ब्लड सेल का आंशिक फॉर्मेशन करती है। माने आप दुनिया में आए तो भी शुरू की, और आप इमरजेंसी है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो भी ये पार्शियली ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। दूसरा क्या है, ये एरिथ्रोसाइट का कब्रिस्तान एक्चुअली ग्रेवयार्ड है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के सदस्य हैं, और ये कब्रिस्तान है। क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड कौन है ब्लड सेल्स का, तो स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये ब्लड का रिजर्वायर है और इमरजेंसी है तो 150 ml ब्लड हमेशा भरा रहता है। माने ये इमरजेंसी है, आपको ब्लड माने वो अपने में से निकाल के देती, स्टोर करके रखती है। ये स्प्लीन क्या करती है, इट्स पार्टिसिपेट्स इन डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिक डिप्थीरिया, टेटनस, बैक्टीरिया and parasite by forming antibody and then get them phagocytosis। ये डिफेंस रिएक्शन में भी अगेंस्ट काम करती है स्प्लीन। इसकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे। और ये क्या है, इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी मतलब कि जब आपका ब्लड आई नहीं है तो वो ब्लड निकाल के देती है, या भ्रूणावस्था में ब्लड सेल्स बनाती है। तो ये सपोज टू बी ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ये नोट कर लीजिए, इसको बार बार कहा जाता है कि ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कौन है, तो स्प्लीन। और क्या है, एक्यूट वही एक्यूट इमरजेंसी में ब्लड कंट्रीब्यूट करती है, ब्लड सेल और वाटर। इट्स बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड विथ स्मूथ मसल्स सो इट कैन कंट्रैक्ट टू ए ट्यून ऑफ 0।
ये अपनी लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड बॉडी को देती है। thus the last drop of spleen fluid comes for circulation, माने सर्कुलेशन में अपने पूरा का पूरा ब्लड बॉडी को दे देते, इसीलिए ये ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग चाइनीज में तो अलग से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक के बाद जो एनर्जी है वो स्प्लीन बहुत है, बाकी बहुत चीजें हैं, तो उधर अपने हम लोग बीएचपी की भी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ब्लड का लेसन करीब करीब हम लोग जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पढ़ा। किसी को कुछ पूछना हो तो हम लोग समझ में अगर आ रहा हो तो जैसा हो भाई देखें। ये क्लियर हुआ? जी सर। तो हम लोग 2-3 दिन ब्लड ये पढ़े और तो बढ़िया तिवारी जी, हम्म, पूरा चैप्टर पूरा हो गया। 3 हम लोग समझ में आ गया होगा सब लोगों को, गरिमा मैडम, मनोज जी, सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम सर। लोग फिर जी सर। रिपीट कर लिए, रिवाइज हो गया। जी सर। तो हम लोग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ज्ञान तो असीमित है, लेकिन जितना मिल जाए, समुद्र में से जितना पानी मिल जाए उतना ज्ञान को ग्रहण करते चलिए और आत्मसात करते चलिए। बाद में ये सब याद हो जाएगा, जो ये बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये सब याद हो जाएगा। तो आपको पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी और ये टॉपिक अपने आप सब क्लियर होता चला जाएगा। उसके एक आध टेक्निकल पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे बस। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम लोग कोशिश ये करें कि वो ट्रांसफर जरूर करें। आपके पास जो भी ज्ञान हो उसको ट्रांसफर करते रहिए और खूब और ग्रहण करिए, ताकि जो है सपने उनके भी पूरे हों, हमारे भी पूरे हों, कि ये चिकित्सा विधा आगे बढ़े और हम लोग पूरे संसार में अपनी इस विधा को ऐसी विधा के रूप में रखें जो जन कल्याण के लिए बनी हुई है। और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।